नमस्कार दोस्तों, आज अपने कार्यक्रम में हम खास मेहमान से आप मिलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर, लखनऊ मंडल के राजधानी का जो मंडलीय क्षेत्र है उसके मंडल आयुक्त श्री मुकेश मेश्राम साहब हम लोगों के साथ मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम में मुकेश मेश्राम साहब से हम चर्चा करेंगे कई मुद्दों पर। जिस तरह की चुनौती पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने आई है, उसका उत्तर प्रदेश ने बहुत ही मजबूती के साथ सामना किया है। सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित है और उत्तर प्रदेश ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बहुत से चुनौतियों का सामना किया है और उसमें उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बड़ी भूमिका है। हमारे साथी आनंद जी भी, हमारे लखनऊ के सीनियर रिपोर्टर आनंद जी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश मेश्राम साहब। मुकेश मेश्राम साहब, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आप लोगों की लंबी सेवा हो गई, लेकिन इतना कठिन दौर कभी नहीं किसी ने देखा और ऐसे दौर की कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने कि इतना कठिन वक्त समाज को, प्रशासन को, सरकार को ऐसे वक्त का सामना करना पड़ेगा। तो किस तरह से आपने, आपकी पूरी टीम ने, आप लोगों ने इस चैलेंज को समझा, स्वीकार किया और इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। कोरोना महामारी जिस तरीके से आई है और ऐसे में लगातार जब से इसका प्रकोप बढ़ा है संपूर्ण मंडल में, जहाँ 6 जनपद हैं, उन 6 जनपदों में लगातार इसको वॉच करना कि लोगों के सैंपल टेस्टिंग हो जाए, जो पॉजिटिव केस हैं उनको हम समय पर आइसोलेट कर दें, उनको ले जा कर के जो L1 या L2 सेंटर्स हैं हमारे उपचार के लिए बनाए गए, वहाँ पर एडमिट कर लें। इन जगहों पर शुरुआती दौर में ये भी प्रॉब्लम्स थी कि कैसे वेंटिलेटर्स की उपलब्धता होगी, कैसे बेड्स की उपलब्धता होगी। तो अब पर्याप्त संख्या में हमारे यहाँ प्रत्येक जनपद में बेड है, बल्कि कल ही हमने और निर्देशित किया है कि प्रत्येक जो हमारे छोटे जनपद है उसमें 500-500 बेड्स और अतिरिक्त बढ़ा लिए जाएँ। तो हर एक जनपद में 1500 से 2000 और बल्कि 2000 से भी अधिक बेड संख्या हो जाएगी। लखनऊ में पहले से 4000 से अधिक बेड संख्या है, उसको और 1000 बढ़ा रहे हैं, तो 5000 बेड संख्या की हमारे यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, ताकि कभी भी ऐसा कोई वक्त आया जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़े तो इन सभी जगह पर उपचार की सुविधा पहले से उपलब्ध रहे। और इसमें 2 चीज़ें और हम करने जा रहे हैं। प्रत्येक जनपद में सैंपल टेस्टिंग बढ़ाने के लिए हर जनपद में प्रतिदिन कम से कम 300 से अधिक सैंपल टेस्टिंग हो जाए, ये हम इंश्योर करा रहे हैं। लखनऊ में तो 1000 से भी अधिक सैंपल टेस्टिंग हो जाती है कई कई दिनों में। और यहाँ पे कोई भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की तत्काल हम सैंपल टेस्टिंग करा कर भेज देते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट हों या सरकारी हों, उन हॉस्पिटल में भी अगर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई मरीज निकल कर के आता है, जैसे जिसको बुखार हो, खांसी हो, दम भर रहा हो या सांस फूल रही हो या किसी प्रकार के बदन दर्द की शिकायतें हों, तो ऐसे मरीजों को भी हम अलग से फिर जांच करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत इसमें ये होती है कि अगर समय पर कोरोना पॉजिटिव का कोई मरीज संज्ञान में आ जाता है, उसकी जांच हो जाती है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और वो जो चेन है उसको वहीं पर ब्रेक कर दिया जाता है, तो आगे कम्युनिटी में संक्रमण का खतरा रुक जाता है। ये हमारे सबसे बड़ा काम है और यही चैलेंज भी है। तो पूरे मंडल भर में लगातार प्रत्येक गांव में एक एक निगरानी समिति पहले से है, लेकिन उसके अतिरिक्त हमने एक और ये किया है कि सर्विलेंस टीम्स गठित कर दी जाए। और जो सर्विलेंस टीम्स होंगी उसमें आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और स्कूल टीचर्स हैं, स्वच्छाग्रही हैं, ये सब लोग मिल कर के डोर टू डोर जाएं। और गांव में हमने एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, जिसमें 65 साल से अधिक उम्र के जो उम्रदराज बुजुर्ग हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति अगर हैं तो उनकी सूची पहले से रजिस्टर में दर्ज रहेगी। और हर एक निगरानी समिति को या सर्विलेंस समिति को हमने एक एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद दिया है और एक इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर दे दिया है। इससे वो गंभीर स्थिति तब प्रारंभ होती है जब किसी व्यक्ति के अंदर 95% से
कम ऑक्सीजन लेवल पहुंचने लगता है। वो जो सांस फूलने वाली दिक्कत होती है, इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर वेंटिलेटर पे जाने की आवश्यकता पड़ती है। और उसके पहले जो लक्षण आते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिनमें लक्षण प्रकट भी नहीं होते हैं, असिम्प्टोमेटिक जिनको हम कहते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से हमारे कोविड केयर सेंटर में या फिर L1 हॉस्पिटल्स में हम उनको रख करके 14 दिन का प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो दुरुस्त होकर के चले भी जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ से मरीज दुरुस्त होकर ये गए हैं। 2 जनपदों में तो कोई डेथ भी रिपोर्टेड नहीं है, बाकी जो 3 जनपद है वहाँ पर 3-3 डेथ रिपोर्टेड है हमारी, और लखनऊ है जहाँ पर 10 से अधिक डेथ्स रिपोर्टेड हैं। लेकिन इनमें भी हमने देखा है कि ये मरीज पहले से बहुत गंभीर रोगों के शिकार रहे हैं, या तो कैंसर का पेशेंट रहा है पहले से, या फिर उसमें डायलिसिस चल रहा था, डायबिटीज़ का पेशेंट था, या फिर ये समझ लीजिए कि उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी के वो लक्षण थे जो वास्तव में संभव नहीं थे। तो इन सारी को देखते हुए हमने एक वृहद लेवल पर प्रत्येक जनपद का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जैसे बनता है, उसी तरीके से कोरोना को डिजास्टर घोषित करते हुए कोरोना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक ये भी चुनौती है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर हम मजबूत तैयारियां करें, साथ ही साथ हम लोगों की जो जीविका प्रभावित हुई है 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में, आर्थिक गतिविधियां पटरी से उतर गईं। तमाम लोग हर जनपद में आपके यहाँ बाहर से आए, दूसरे प्रांतों से आए। हम कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख लोग बाहर से आए हैं लखनऊ मंडल में, और उन 2 लाख लोगों को इस मंडल में ही अब उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना है, जीविका उपलब्ध करानी है। तो जो उद्योग पिछले कई वर्षों में भी बंद हुए किन्हीं कारणों से, कई चीनी मिलें बंद हुई, कई फैक्ट्रीज़ सूत मिलें बंद हुई सहकारी की, और लॉकडाउन में भी बहुत से उद्योग बंद हुए जो अभी पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हो पाए। तो इन उद्योगों को फिर से चालू करके लोगों को रोज़गार के अवसर दिए जाएं, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया जाए, जिससे कि लोग सक्षम हो सकें, और सरकार को जो चुनौती है कि लोग कोई भूख से न मरे, सबकी जीविका चलती रहे, इस चुनौती को मजबूती से आप कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, लगभग 1,91,000 से अधिक लोग, यानी 2 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हमारे मंडल में आए हैं। उनमें से 1 लाख मजदूरों को तो मनरेगा में हमने लगा दिया है, और जो प्रतिदिन का हमारा फिगर आ रहा है उसके आधार पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को और भी हम कैसे मनरेगा में लगा दें, क्योंकि तात्कालिक ज़रूरत के मुताबिक उनके सामने यक्ष प्रश्न ये था कि रोज़गार कैसे मिले। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया टाइम पे, उनके राशन कार्ड टाइम पे बना दिए गए हैं, उनको रोज़गार दिला दिया गया है। इससे भी बढ़ करके जो स्किल मैपिंग की गई है, उसमें स्किल्ड लेबरर्स को हमने फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ के साथ में जो वैक्यूम स्थापित हो गया था वहाँ पे लगाने के लिए एक अभियान चलाया है। इसके तहत लखनऊ जनपद में 300 से ज़्यादा मज़दूर जो स्किल थे, जिनको कुछ न कुछ आता था पहले से, या कहीं फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में बाहर काम करते थे, तो उनको लगाया है। इसी प्रकार से लगभग 250 मजदूर हमने उन्नाव में लगाए, क्योंकि उन्नाव में पहले से भी इंडस्ट्रीज है, गारमेंट इंडस्ट्री है। ये लोग जो लौटे थे सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा से, वो वहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री में काम भी करते थे, उनको हुनर भी था, उनको जानकारी भी थे। तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ बहुत खुशी खुशी उनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दे करके अपने यहाँ पे लगा भी दिया है। कुछ लोग जो है फैक्ट्री, जो स्टील फैक्ट्री है उसमें काम करते थे, वहाँ से जब लौट करके आए तो उन्नाव ने स्टील फैक्ट्री में उनको काम पर लगा दिया है। सीतापुर में इस तरीके से लगे हैं, हरदोई में लगे हैं, खीरी में लगे हैं, रायबरेली में भी सीमेंट फैक्ट्री और बाकी अन्य फैक्ट्रियों में लोग लगे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो स्किल्ड है उसको अलग से लगाया जा रहा है। तीसरा एक और काम किया जा रहा है कि जो मजदूर इन दोनों के अलावा स्वयं अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत बैंकों से लोन दिलाया जाएगा। उसमें मुद्रा योजना है, उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम बैंकों से लोन दिला करके लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनके स्किल के मुताबिक उनको कहीं ना कहीं पर अपना एक अर्निंग का साधन जुटा करके दे सकें। एक और काम ये किया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स समिट और उसके बाद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 में जो बहुत सारे MOUs हुए थे, उसमें से हमारे मंडल में लगभग 130 से अधिक MOUs हैं जो पेंडिंग पड़े हुए
थे उनको गति देने के लिए कहा गया है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने ज़मीनों, अगर उनके जैसे हमारे यहाँ पर हमने बैठक करके जिनको कहीं से बैंक से इंटरेस्ट सब्सिडी की ज़रूरत थी, या किसी को स्टैम्प ड्यूटी में जो छूट दी जाती है इन इंडस्ट्रीज़ को उसकी ज़रूरत है, या किसी को जीएसटी में छूट की ज़रूरत है, तो ये सारी की सारी अनुमन्य सुविधाएं उनको दे करके हम एक्सपेडाइट करें और उनको सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, सुविधाएं दें, ताकि लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें अपने देश में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाए, लोगों को वो तमाम सुविधाएं जो हम बाहर से विदेश से लेते हैं वो यहीं पर उपलब्ध हो जाएं, तो इससे हमारी आर्थिक गति भी बढ़ेगी और देश के विकास में भी योगदान होगा। तो इन सब का हमने सभी डीएम्स को कहा है कि इनके साथ बैठक कर लें, कोई अगर दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करें और इनको सारा सहयोग कराया जाए, ताकि जो है नए एमएसएमई की भी इंडस्ट्रीज आ जाएँ। और अब एक जो कमीशन का गठन किया गया है प्रवासी मजदूरों के लिए, उसमें डीएम की अध्यक्षता में हर जनपद में भी इनको देखना है कि जितने भी मजदूर आए हैं, सेवायोजन विभाग, जीएमडीआईसी, खादी ग्रामोद्योग विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, ये सभी विभाग मिल करके बैठ करके इनको डेली बेसिस पर कैसे हम कहीं ना कहीं इंगेज करें, इस पर काम करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद जी भी साथ में मौजूद हैं। सर, जैसे सरकार की जो विशेष योजना है केंद्र सरकार की एमएसएमई के तहत अभी बहुत सारी चीज़ें वित्त मंत्री ने लॉन्च की थी पूरे देश में, तो एमएसएमई के बारे में जो छोटे उद्योग हैं गाँवों के बारे में है, गाँव में लोग अपने उद्योग को कैसे डेवलप करें, गाँव में कैसे लोगों को जानकारी पहुँचे इसके बारे में कि लोन वो कैसे लें, या एमएसएमई में ऐसे बहुत सारे कौन कौन से उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, इनके बारे में मतलब जानकारी उनको मिले और वो उसको शुरू कर सकें, क्योंकि जो बाहर से श्रमिक आया है वो तो परेशान है सारे समय। जी हर विकास खंड में इसके लिए कैंप लगाने के लिए हमने कहा। मैं स्वयं सभी जनपदों में एक बार जाकर के बैठकें किया है मैंने, और हर बैठक में इससे जुड़ा हुआ एक विषय रोजगार की कार्य योजना, 6 माह की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया, और सभी जनपदों में हमारी कार्य योजना तैयार भी हो गई। उस कार्य योजना में लोगों को सबसे पहले तो इसमें हम कहते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ ही साथ जो है फॉरवर्ड लिंकेजेस कैसे हम करें। तो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस करने के लिए जो सपोर्ट है दोनों तरीके का, फ्रंट पे और बैक एंड से कैसे हम सपोर्ट करें, इसकी पूरी की पूरी परिकल्पना को साकार करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई। इस कार्य योजना के अंतर्गत बैंकों को इन्वॉल्व किया गया है, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, एनजीओज को इन्वॉल्व किया गया है, सीएसआर के तहत काम करने वाली संस्थाओं को भी इन्वॉल्व किया गया है, ताकि सबकी एक तो स्किल मैपिंग के आधार पे उनको पूछा जाए कि भाई वो क्या काम करना चाहता है, उनके फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा भरवाए जाएं। फॉर्म्स भरवाने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके लिए मैंने कहा कैंप्स लगाओ, और कैंप लगा करके हाथों हाथ सिलेक्शन करके फिर उनको हम धनराशि का जो सैंक्शन लेटर है ना, वो प्रदान करें। और कुछ तो प्रारंभ भी हो गया। उन्नाव में गया था, वहाँ पे बैंकों ने बहुत सारे उद्यमियों को जो छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, जैसे कोई अपना न्यूज़पेपर्स और तमाम पुस्तकें और इन सबको बेचने का उसकी पूरी की पूरी लगाना चाहता था। सीतापुर में कुछ इलाके ऐसे हैं जो पिछड़े इलाके हैं, लखीमपुर में कुछ इलाके ऐसे हैं बहुत पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है, और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग गांव में इकट्ठा हुए हैं, मतलब उनके वो स्किल्ड लोग हैं। और अब जानकारी देने के लिए इसमें है जो NRLM है और NULM है, इसके अंतर्गत काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा प्रधानों को है ना जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसमें क्या क्या कराया जा सकता है। ये ब्लॉक लेवल पर भी चलाया है। बीडीओ को कहा गया है कि वो जाकर के गांव में ऐसे कैंप लगाएं, लोगों के साथ में बैठें, निगरानी समितियों को भी बताएं कि क्या क्या काम हो सकते हैं। तो जो हरदोई है, हरदोई में बहुत सारे नए काम लोगों ने चालू किए हैं, सब्जी उगाना, कमल की खेती करना, कमल की जो जड़ें हैं और उसके कमल गट्टा मखाना जिससे बनता है उसका एक बड़े लेवल पे काम करना। उसी तरीके से मैंने देखा कि मछली पालन में बहुत सारे लोग आगे आए हैं,
खीरी में इस तरीके से लोगों ने काम चालू किया है, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं अब खीरी में। मैं रायबरेली गया था, वहाँ पे फूल पॉली हाउसेस और ग्रीन हाउसेस बना करके लोग जरबेरा का मैंने देखा बहुत बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। उसके साथ और बाकी वो बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड भी करते जा रहे हैं। अब उसके साथ उन्होंने कहा हम सब्जी भी उगाएंगे, इसके साथ में अब हम जैसे अच्छी देशी नस्ल की गायों के दूध की अब मांग बढ़ रही है। गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल या हरियाणा नस्ल की गायों को हम नस्ल सुधार के जरिए हमारे गौशाला जो है निराश्रित पशुओं के लिए जो स्थापित हैं वहाँ पर हम नस्ल सुधार का काम करेंगे। और उसके बाद में इन गायों को हम बछियाओं को, है ना, क्योंकि इनकी दूध की उत्पादकता ज़्यादा होती है, नॉर्मल जो हमारे यहाँ आसपास है उन गायों में नहीं होती है, इनको फिर लोगों को देंगे। तो फिर लोग जो है इनको अडॉप्ट भी करेंगे और साथ ही साथ खरीदेंगे भी। कमिश्नर साहब, जो स्थितियां हैं, हेल्थ के मोर्चे पर भी बड़ा काम हो रहा है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। रोज़गार के मोर्चे पर भी आपने बताया कि किसान हैं, पशुपालक हैं, जो फलों का काम करते हैं, उनको भी हर तरह से मदद दी जा रही है। क्या उम्मीद है ये जो परिस्थितियां हैं, स्वास्थ्य के फ्रंट को हम अगर अलग कर दें तो आर्थिक गतिविधियों का, जो स्वरोजगार का जो फ्रंट है, लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का जो विषय है, उसमें हम अगले कितने महीनों तक सामान्य स्थितियों में आ जाएंगे और एक राहत वाली स्थिति आ जाएगी? देखिए, कब तक कि हम सामान्य स्थिति में आएंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है। ये तो विश्व स्तर का इस समय सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जब तक के सामान्य परिस्थितियां निर्मित नहीं होंगी तब तक के लोगों के अंदर उतना विश्वास भी नहीं जागेगा और जो हम सामान्य प्रक्रिया में गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो नहीं हो पाती है। कि बहुत सारी है, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है अपने आप में, अगर हम देखें कि होटलों में कितने लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं, हमने मॉल्स खोल दिए हैं, हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कितने लोग जा पा रहे हैं? एक डर है लोगों में, एक भय भी है बीमारी का, ये भी एक बड़ी वजह है। होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। हमको सावधानी बरतना चाहिए, अतिरिक्त सतर्कता तो रखनी ही चाहिए और सार्वजनिक स्थलों पे मास्क पहन करके ही निकलें, दूरी बना करके रखें। जब तक कि इसका कोई ऐसा कारगर, सटीक और परमानेंट किस्म का इलाज नहीं आ जाता है, तब तक के हर एक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि उसके आसपास घूमने वाला जो भी चलता फिरता वो संक्रमित हो सकता व्यक्ति है वो संक्रमित हो सकता है। तो अपना बचाव सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में जहाँ ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, कहाँ पर हमारे फ्लाइट्स या ट्रेन्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल नहीं रही है, बहुत तरीके से लोगों का मूवमेंट रुका हुआ है, भीड़ भाड़ को हमने प्रतिबंधित कर रखा है ताकि इसका संक्रमण न फैले। तो ऐसे में हमको बचाव के साथ ही साथ एक बड़े कैलकुलेटेड तरीके से गतिविधियों करना है। तो खेती किसानी की सारी गतिविधियाँ चल रही है, ओपन है। और उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो 80% से अधिक लोग खेती में लगे हुए हैं। केवल उसका वैल्यू एडिशन अगर साथ में हम कर दें तो कुछ हद तक इकोनॉमिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज एक बार फिर इस देश को, प्रदेश को अपनी मिट्टी का सहारा है। खेती और खेती से जुड़े हुए जो अन्य कार्य हैं, जो उद्योग हैं, प्राकृतिक जो उद्योग हैं, वही इस समय हमें बड़ा सहारा दे सकते हैं, संबल दे सकते हैं इस संकट में, क्योंकि अन्य गतिविधियों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। और कमिश्नर साहब, लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है लखनऊ मंडल की, और लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, तो प्रदेश शासन की जो कार्यप्रणाली है उसका दर्पण माना जाता है, राजधानी को सरकार का चेहरा माना जाता है, राजधानी में जो भी काम होता है। तो राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य के मोर्चे पर, आर्थिक गतिविधियों के मोर्चे पर और आपके पूरे मंडल में आप क्या कह सकते हैं, इस मंडल में किस जनपद ने आपकी मंशा के अनुसार, किस जनपद ने श्रेष्ठ कार्य किया है और किस जनपद का कार्य ऐसा आपको लगा जो असंतोषजनक रहा, जिसको आपने सुधार लाने की नसीहत दी हो, निर्देश दिए हों? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे, कुछ जनपद कुछ योजनाओं में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, कुछ जनपद कुछ योजनाओं में, दूसरी योजनाओं में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। और ये भी पूरा का पूरा डिपेंड करता है वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, वहाँ की स्थानीय जो संसाधन है उसके आधार पे। अगर हम देखें मनरेगा में लखीमपुर खीरी ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पे 1.5 लाख से अधिक मजदूर हमारे लगभग डेली लगे हुए होते हैं और कई दिनों में तो और ज़्यादा संख्या में लगते हैं।
वहाँ पर एक चतुर्भुज योजना उन्होंने बनाई है। जितने भी रिकॉर्डेड राजस्व खातों में रिकॉर्डेड तालाब हैं उन सबको चिन्हीकरण किया। उसके बाद में सब तालाबों को वो पुनर्जीवित कर रहे हैं, उन तालाबों को स्थापित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जितने चक्रोड़ है उनका उन्होंने चिन्हीकरण किया है अभिलेखों से, राजस्व के जितने रिकॉर्ड्स होते हैं खसरा खतौनी से, और उसके आधार पर उन सारे चक्रोड़ों को वो दुरुस्त कर रहे हैं, चकनालियों को दुरुस्त कर रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर एक बृहद अभियान चला करके काम किया है। दूसरी ओर उन्होंने वहाँ पे जितने भी गौ आश्रय स्थल हैं, जो बड़े गौ आश्रय स्थल हैं, वहाँ पे 2000 वर्ग मीटर से अधिक पे तालाब भी खुदवा दिए हैं और उसमें मछली डाल दिया है। तो जो गोबर है उसके ऊपर आश्रित रहती हैं बहुत सारी मछलियाँ जो कॉमन कार्प प्रजाति की होती है, उससे वो बहुत बढ़िया फलती फूलती है। आपको फालतू का पैसा देना नहीं होता है, ज़मीन भी एक तरीके से वहीं की वहीं फ्री मिल गई, मनरेगा में फ्री में काम हो गया। आपने अन्य जनपदों में भी किया। हर जनपद ने अलग अलग दृष्टि से अलग अलग जो मुकाम है उस पर काम किया है। जैसे लखनऊ है, लखनऊ में यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का एक अभियान चलाया गया है। इसमें अब एक तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, FPOs का काम कर रहे हैं। उन्नाव जनपद को अगर हम देखें तो वहाँ पे किसानों ने छोटी छोटी समूह बना करके सब्जियां उगा करके और सब्जियों को आसपास के बड़े बाज़ारों तक के कैसे ले जाना है, इसके लिए उप मंडियां स्थापित करते हुए उसको बड़े स्वरूप में, और लॉकडाउन के टाइम पे उसका बड़ा अच्छा योगदान भी रहा। वहीं पे हरदोई में जैसा मैंने बताया, किसानों ने ये जो नई चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत भी है उसका काम चालू किया है। तो सभी जनपदों ने अमूमन कुछ न कुछ किसी न किसी काम में अपना योगदान दिया है। तो इन सब को हम आपस में मिला दे रहे हैं। किसी जनपद ने अगर अच्छा काम कुछ किया है तो उसको हम दूसरे जनपद को बताते हैं कि आप इसको रिप्लिकेट करिए। दूसरे जनपद में जैसे हरदोई के गौ आश्रय स्थलों में उससे पास जितने भी चरागाह थे, उन चरागाहों में नेपियर घास उगाया उन्होंने। नेपियर घास इतने साल भर हरा चारा मिलता है, उससे एक बार लगाना होता है, इसी वक्त लगा देते हैं उसको, जैसे धान की रुपाई करते हैं उस तरीके से, और फिर उसमें लगातार काटते जाइए, उसमें चारा निकलता जाएगा और ये गायों के लिए बहुत अच्छी तरीके से लाभप्रद होगी। हम अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे गौ आश्रय स्थल में नस्ल सुधार का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे मियावाकी फॉरेस्टेशन के ऊपर काम चालू किया गया है। मियावाकी फॉरेस्टेशन एक अर्बन एरिया में सघन वृक्षारोपण करके एक छोटे मिनी जंगल बनाने की एक प्रविधि है, और इस विधि के माध्यम से हम 3 तरीके के पेड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। जो बड़ा पेड़ होता है, एक मंझला होता है, एक छोटा पेड़ होता है या झाड़ी जिसको कह सकते हैं, ये तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये पूरा एक कुटुंब के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो आपने सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ के मंडल के कमिश्नर साहब ने दी है और विस्तृत बातचीत हुई है हमारी। जो भी लोग बाहर से आए हैं उनके लिए प्रशासन तैयार है, सरकार तैयार है, सभी विभाग तैयार हैं, और जो भी स्किल्ड हैं, जो योग्य हैं, उनकी मैपिंग हो गई है, पूरा डेटा बना लिया है अधिकारियों ने, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे संपर्क करके उन्हें रोज़गार दिया जा रहा है। उन्हें जिनके अंदर काबिलियत है और जिन्हें काबिल लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और ये जो वक्त है सावधान रहने का वक्त है। हम लोगों ने बात की है कमिश्नर साहब से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगभग 2 गज की दूरी पर हम बैठे हुए हैं। सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग के बाद हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं। तो कोई भी गतिविधि अगर आपको करनी है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सेहत का आपको ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, और उसके साथ धीरे धीरे अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। तो जो भी लोग हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और लखनऊ मंडल के खास तौर पर जो लोग हैं, वो अगर उन्हें कहीं समस्या आती है किसी भी तरह की, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर यदि कोई दिक्कत है तो अपने ज़िलों के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। रोज़गार के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भी यदि वो कोई मार्गदर्शन सहायता चाहते हैं तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। और निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के अधिकारी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। लखनऊ से द इंडियन ओपिनियन के लिए अपने साथी आनंद के साथ मैं दीपक मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।